वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा होगा आप सभी ने, और उसी तरीके से आप लगे हैं। जिस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से हमें अपने उस बेहतरीन परफॉर्मेंस को देना है ताकि हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा बेस्ट अपना दे पाए और 100% अपनी एक सीट पक्की कर पाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ, और ये जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में एक मददगार साबित होगा। तो इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखें कि टफ लेवल पे भी हैं एंड इजी लेवल पे भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए हैं, ताकि दोनों को ही हम अगर हम बीच में हमने छोड़ दिया है तो वो चीज़ें भी कहीं ऐसा ना हो कि हम कई बार हम क्या करते हैं कि इजी को हमें ये लगता है कि ये तो हमें आता ही है, लेकिन वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना तब हमें कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है इजी क्वेश्चन समझ कर, तो फिर वो कन्फ्यूजन हमें करता है वहाँ पे और फिर हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इजी वे में और टफ वे में दोनों को लेवल के साथ उस दोनों लेवल को एक हाई लेवल तक पहुँचाना है, एक अच्छी प्रिपरेशन अपनी करनी है ताकि हमारी एक सीट पक्की हो पाए और हम बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना दे पाए। ठीक है, तो आई होप आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे और उसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए चले जाए। ठीक है, ताकि वो सारे जो भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक एक सीरीज, अभी देखो ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन, ये हमारा यानी कि 171 से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर उन सभी वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, आप आराम से वहाँ पे जाकर उन सभी वीडियोज़ को एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम अपनी तैयारी करते हैं, अपना एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स ठीक है वोल्टेवन एंड कॉर्डिलेंस अपेयर। ये जो दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वोल्टेमन एंड यहाँ पे कॉर्नेलियस, जो हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो ये कौन से प्ले में, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आपको देखने को मिलते हैं? हैमलेट में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग। तो कौन से प्ले में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं? अगर मैं हैमलेट की बात करूँ तो हैमलेट हमारा क्या है? ट्रेजिडी है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारी क्या है? ये एक हमारी कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेजिडी कॉमेडी आप इसे कह सकते हैं। मैकबेथ हमारी ग्रेट ट्रेजिडी में आते हैं और हमारा हैमलेट भी। और मच अबाउट नथिंग जो कि आपका है ये एक कॉमेडी है आपकी। तो ये जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि हैमलेट में हमें ये दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपका वोल्टेमन एंड यहाँ पे क्या है, कॉर्नेलियस, जो कि आपको हैमलेट में देखने को मिलते हैं। दे आर द यानी कि डेनिस जो कि एम्बेसडर्स हैं, जो कि नॉर्वे के हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर हमें हैमलेट में देखने को मिलते हैं, जो कि डेनिस एम्बेसडर्स आर टू नॉर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। ये जो एक लाइन यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलती है कि विद दिस की, यानी कि अगर हम बात करें सोनेट में जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने अनलॉक हिज हार्ट, अपने हृदय को खोलकर रख दिया है। तो ये जो लाइन है, ये जो कमेंट है, ये कौन करता है विलियम शेक्सपियर के बारे में? ठीक है, तो क्या ये मिल्टन करते हैं, यानी कि जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं, या फिर एस टी कॉलेज करते हैं, या फिर बायरन करते हैं? तो कौन ऐसे यहाँ पे हमें ऑथर देखने को मिलते हैं जो कि ये कमेंट करते हैं? तो आई होप ये क्वेश्चन आपके सभी के लिए इजी भी होगा और आप सभी जानते भी होंगे कि कौन करते हैं। तो कौन है हमारे यहाँ पे? हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने ही अपने सोनेट में, ठीक है, यानी कि विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक
हिज हर्ट, अपने हर्ट को, अपने हृदय को खोल के रख दिया है। आर्टवर्ड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखा गया है। और किस में लिखा गया है, ठीक है, स्कॉर्न नॉट सोनेट, ठीक है, स्कॉर्न नॉट सोनेट में यहाँ पर ये लाइन हमें अपेयर होती है, हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द स्लीप, ठीक है, द स्लीप वॉकिंग सीन अक्योर इन, यहाँ पर द स्लीप हमें जो देखने को मिलता है, ये जो एक वॉकिंग आपका क्या है, सीन है। तो ये सीन हमें कहाँ पे मिलता है, द स्लीप वॉकिंग, तो ये सीन कहाँ आपको देखने को मिलता है, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इन चारों में हमें कहाँ पर ये सीन जो देखने को मिल जाता है, ये कौन से प्ले में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ, ये तीनों ही हमारी ग्रेट ट्रेजेडीज में आती हैं। एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि मैकबेथ में आपको ये सीन देखने को मिलता है। और ये एक्ट 5 में आपको देखने को मिलता है, सीन फर्स्ट में, एक्ट 5 यानी कि एक्ट 5 जो कि लास्ट में आपको देखने को मिलता है, और सीन फर्स्ट में, ठीक है, वहाँ पर ये हमें ये वॉकिंग जो सीन है हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे आंसर हुआ हमारा। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, एक्सप्रेस एन आइडिया बाय स्टेटिंग इट्स अपोजिट थ्रू नेगेशन ऑफन टू क्रिएट अंडरस्टेटमेंट। यानी कि अगर हम बात करें, एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पूछी गई है जो कि एक्सप्रेस करती है एक आइडिया को, ठीक है, बाय स्टार्टिंग, यानी कि आप अगर हम बात करें स्टार्टिंग जो अपोजिट होती है, ठीक है, थ्रू नेगेशन के, ठीक है, ऑफर टू क्रिएट, ये क्रिएट किया गया है अंडरस्टेटमेंट के लिए। तो क्या हाइपरबोल है, ये पैराडॉक्स है, आयरनी है, या फिर लिटॉट्स है। तो कौन सा यहाँ पर आंसर हमें देखने को मिल जाएगा कि जो क्या करता है, एक स्पीच जो कि क्या करता है यहाँ पे, एक्सप्रेस करता है एक आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, लिटोट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिटोटस हमारा जो आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, एक्सप्रेस एन आइडिया जो वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि rhetorical figures where the latter part of sentence or phrase is balanced against the first with the parts reversed is called, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस फिगर ऑफ, जो कि रिटोरिकल शब्द कैसे होते हैं आपके, जिसमें रिटोरिकल्स में क्या होता है कि हमें आंसर की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ऑथर खुद ही एक पहली इनकी अपनी जो पोयम लिखता है उसमें एक लाइन लिखता है जिसमें क्वेश्चन होता है, एंड अपने आप ही लास्ट जो नेक्स्ट वाली लाइन में उसका आंसर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है रिवर्स जो कि अगेंस्ट द फर्स्ट विद द पार्ट्स ऑफ द रिवर्स इज कॉल्ड, तो आयरनी कहलाएगा, काइमस कहलाएगा, या फिर आपका ऑक्सीमोरन होगा, या फिर एंटीथेसिस होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइमस हो जाएगा, ठीक है। काइमस हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि रिटोरिकल फिगर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन है जो कि सिक ऑफ, यानी कि जो कि सेल्फ लव के लिए बीमार, या हम बात करें यानी कि सिक है, यानी कि पीड़ित है सेल्फ लव के लिए, जो आपको देखने को मिलता है। तो किसका कैरेक्टर यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलता है 12th नाइट में, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जो 12th नाइट है उसका एक और जो कि अगर हम बात करें एक और नाम उसका जो कि आपका अदर नेम से भी उसको जाना जाता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उसका अदर नेम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे हैं कि सर एंड्रयू एग्यूचेक, या फिर ओलिविया, या फिर मालवेलियो, या फिर सर टोबी प्लेज। यहाँ पे कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि सेल्फ लव के लिए आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जिसमें आपको कोट भी उसको देखने को मिलती है वहाँ पे, और बहुत जो मारिया वगैरह होता है उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कौन हो जाएगा, मालवेलियो। यहाँ पे मालवेलियो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करते हैं उसकी यानी कि एक सेल्फ लव के लिए यहाँ पे उसको जाना जाता है, उसको पुकारा जाता है, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर व्हाट इज द परहेज द माउस ट्रफ यूज बाय शेक्सपियर। यानी कि अगर हम बात करें कि फॉर व्हाट इज द परहेज, कौन सी परहेज होगी आपकी यहाँ पे, द माउस, ठीक है, तो माउस ट्रफ यूज किया जाता है बाय शेक्सपियर, तो वो क्या हो जाएगा आपका हैमलेट कॉन्सियसनेस के, अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर, या फिर यहाँ पे द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर होगा, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे हैमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलते हैं, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें यानी कि द माउस, यहाँ पे क्या है द म्यूज ट्रिफ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो वो यूज किया गया है विलियम शेक्सपियर के कौन से, यहाँ पे अगर हम बात करें हैमलेट में ही, तो हैमलेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, यानी कि प्ले के अंदर प्ले यूज किया था उन्होंने, तो ये एक परहेज जो हमें देखने को मिलती है, तो द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट में हमें ये देखने को वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर ये इसका मीनिंग भी है और इसको यूज किया गया है हैमलेट प्ले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज किंग लियर सेकेंड डॉटर, यानी कि जो जो किंग लियर है विलियम शेक्सपियर का जो ये ट्रेजेडी है किंग लियर, उनकी जो सेकंड डॉटर है, उनके हस्बैंड का नाम आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे तीनों डॉटर्स का नाम भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हालांकि मैं बताऊंगी भी आपको। यहाँ पे ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल है, या फिर ड्यूक ऑफ यानी कि बर्गेंडी है, ठीक है, या बर्गेंडी, या फिर ड्यूक ऑफ अल्बनी है, या फिर यहाँ पे अर्ल ऑफ कैंट है। तो कौन यहाँ पर उनके जो सेकंड डॉटर है उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए यानी कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल हमें देखने को मिलता है, जो कि आपकी किंग्स लियर की फर्स्ट डॉटर। अगर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स की बात बताऊं तो उनकी पहली डॉटर यानी कि जो बड़ी बेटी है उनका नाम क्या है, गॉन्ड्रिल। तो गॉन्ड्रिल के हस्बैंड का नाम क्या हो जाएगा, ड्यूक ऑफ अल्बनी, है ना। अल्बनी उनकी पहली यानी कि फर्स्ट यानी कि बड़ी बेटी का नाम है, उनके पति का नाम है। एंड अगर हम बात करें सेकंड डॉटर, उनकी जो सेकंड डॉटर है वो रिगेन है, और जो रिगेन के अभी यहाँ पे सेकंड डॉटर के बारे में ही पूछा गया, सेकंड डॉटर की जो उनके पति हैं, उनके हस्बैंड है, तो उनके हस्बैंड के नाम क्या है यहाँ पे, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। अब आप मुझे बताइए कि उनकी जो थर्ड बेटी है, जो सबसे छोटी है, वो क्या है, उनका नाम क्या है, कॉर्नवेल। ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आंसर भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कैंडिडा। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें जो उनकी थर्ड बेटी है यहाँ पे, तो थर्ड बेटी का नाम आप मुझे बताएंगे, एंड उनके हस्बैंड का नाम भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉर्डेलिया आपको देखने को मिलती हैं, और उनके हस्बैंड का नाम क्या था, द ड्यूक ऑफ फ्रांस ड्यूक। ठीक है, तो फ्रांस के रहने वाला था, तो यानी कि जब मतलब क्या कर दिया था, जो कि जो ड्यूक ऑफ यानी कि बर्गेंडी था, जो कि उनके लिए अगर हम बात करें सूटर था, जो कि उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब किंग लियर ने मना कर दिया था सब कुछ भी देने को, तो उसने शादी नहीं की थी, और फिर फ्रांस जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है उन्होंने उनसे शादी की थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु इज द डॉटर ऑफ साइलोक, है ना। आपको बताना है कि साइलोक की बेटी का नाम क्या है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस में, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो साइलोक है उनकी डॉटर का नाम क्या है, पोर्सिया, जेसिका, या फिर नेरिसा, या फिर बाल्थजार। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, आप सभी जानते हैं आंसर भी आपके लिए शायद आराम से आप इसका दे सकते हैं आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेसिका उनकी डॉटर का नेम था, किसका, साइलोक, जो कि हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या थे, एक जिससे क्या करता है एंटोनियो, यानी कि एंटोनियो और उसका मित्र जो मिलकर क्या लेते हैं, यानी कि उनसे क्या करते हैं, कुछ पैसा उधार लेते हैं, जिसके बदले में वो क्या करते हैं, उनसे मतलब वसूलते हैं एक बदला लेने के लिए, क्योंकि जेसिका की शादी वो अपने एक मित्र से करा देते हैं। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, तो ये आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विलियम शेक्सपियर्स वेनिस एंड एडोनिस an expensively written mythological poem of 1194 लाइन्स, जिसमें कि 1194 लाइन्स ऑफ वर्ड्स में लिखी गई है, इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय। तो
तो ये जो स्टोरी है ये किस पर बेस की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, तो होलिस्टिड पे बेस है, या फिर ओविड पर है, या फिर यहाँ पे प्लोट्रेज पे है, या फिर आपका बैकेसियो। तो किस पर यहाँ पे बेस आपको देखने को मिल जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओविड पर ये जो क्या होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें स्टोरी जो बेस की गई है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं आपके, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने एक ही प्ले लिखा है, ठीक है। अब अदरवाइज तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, एक ही जो उन्होंने प्ले लिखा है, और उस प्ले का नाम क्या है, हेनरी, यानी कि किंग हेनरी 4 है, किंग हेनरी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो यहाँ पर हमें जो आंसर देखने को मिल जाता है वो आंसर हमारा डी, यानी कि किंग हेनरी 3 हमें देखने को मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली वन प्ले, जो कि वन प्ले लिखा है द बॉर्डर्स विद, ठीक है, बिटवीन, यानी कि वो कब लिखा है इन्होंने 1795 से लेकर 1970 में उन्होंने इसको क्या किया है, लिखा है। इट इज़ वर्स ट्रेजिडी, एक वर्स ट्रेजिडी है, यानी कि ट्रेजिडी की बात करें, जो ट्रेजिडी उन्होंने लिखी है सेट ड्यूरिंग द रीजन, जो कि आपको ड्यूरिंग किया गया है ऑफ हेनरी थर्ड के, यानी कि उसके टाइम पे अगर हम बात करें, व्हेन इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ कंट्री का केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद स्कॉटिश रोवर्स। यहाँ पर हमें उस समय यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस समय की जो अगर हम बात करें, उस समय जो इंग्लिश मैन था, यानी कि नॉर्थ कंट्री जो कि कैम कन्फ्लिक्ट किया था उन्होंने विद स्कॉटिश रोवर्स के, तो उसी बेस पर यहाँ पे अगर हम बात करें हेनरी, जो कि किंग हेनरी 3 पर ये जो बेस है यहाँ पे द बॉर्डर्स, उसको वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उसको इंक्लूड किया है, उसकी स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच रिवर फिगर इन द टिंटन एबेट्स के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो अगर हम बात करें जो रिवर है वो कौन सी, मतलब रिवर्स का यहाँ पे यूज किया गया है टिंटन एबे में, तो वे, रेव या फिर ट्रेंट या फिर ऑज, तो कौन सी हो जाएगी, सिंपल सा आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव रिवर, जो कि हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। वेव रिवर पर क्या किया गया है, फिगर्स और रिवर्स को लिया गया है यहाँ पे। इज द टाइटल ऑफ द पोएम, ये पोएम का जो टाइटल, लाइन्स रिटन अ फ्यू मिल्स अबाउट टिंटन एबी, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर अगर हम बात करें, ये इसका पूरा टाइटल है अ फ्यू मिल्स अबाउट टिंटन एबी, ठीक है। एंड ऑन रिविजिटिंग, जो कि उन्होंने रिविजिटिंग की थी द बैंक ऑफ द वेव ड्यूरिंग टूर, जो कि वेव यानी कि वहाँ पे गए थे वो, और वहाँ पे उस यानी कि रिवर का जो नाम है वेव, तो ड्यूरिंग द टूर, जो टूर पे गए थे 13 जुलाई यानी कि 1798 पर वो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ का जो भी दृश्य उन्होंने देखा था वही टिंटन एबे में उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की, ठीक है। चलिए फिर आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन अपेयर इन विजडम टू ऑफ टाइम्स नियरर, ठीक है, नियरर व्हेन वी स्टोव देन व्हेन सोर। यहाँ पर ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलती है, द यानी कि विच ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन, ये जो लाइन्स आपके सामने नीचे दी गई हैं, ये लाइन्स कहाँ से ली गई है, ठीक है। विजडम टू ऑफ टाइम्स नियर व्हेन वी स्टोव देन व्हेन सो, ये जो लाइन आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलती है, तो कौन सी पोएम की है, द प्रिल्यूड, यानी कि कौन से वर्क की है, द प्रिल्यूड की है, लिरिकल बैलड्स की है, या फिर द एक्सकर्जन्स की है, द पीटर बेल की है। तो यहाँ पे पीटर बेल की है, किसकी है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द एक्सकर्जन हमें देखने को मिलता है, जो कि बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिकुलस में यहाँ पे क्या किया, उसके पोर्शन पे दिखाई गई है द पोएम ऑफ द लॉन्ग पोएम। ये जो पोएम है ये क्या है, एक लॉन्ग पोएम है। फर्स्ट इसका जो यानी कि फर्स्ट ये जो पब्लिश की गई थी 1814 में यहाँ पे पब्लिश की गई थी, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस भी क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक भी करते चले हमारे सेशन को, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए एक अच्छे लेवल पर और अच्छे से मेहनत कर पाऊँ, अच्छे से और क्वेश्चन लेकर आती रहूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी और, ठीक है, कंटेंट्स स्टेंजा डैश स्टेंजा, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ की जो इमॉर्टलिटी ओड है वो कितनी लाइन का स्टेंजा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? 11 लाइन स्टेंजा, 9, 7 या फिर 14 लाइन्स। तो कितनी लाइन का स्टेंजा यहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 11 लाइन स्टेंजा, यानी कि ए ही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। 11 लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इमोर्टल यानी कि ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड पर लिखा है, इज अ पोयम कंप्लाइड इन, जो कि 1804 में आई थी एंड पब्लिश किया गया था इसको पोयम इन 2 वॉल्यूम के नाम से, जो कि 1807 में उसको पब्लिश किया गया था। और इसको लिखा कब गया था? यानी कि 1804 में लिखा गया था एंड इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। द पोयम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड में इसको लिखा गया है और 11 लाइन स्टेंजा ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको डिटेल्स और आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी है? यहाँ पे डैफोडिल्स है, लव्स फिलोसफी है, द टिंटन एबी है, या फिर द सोलिटरी रीपर है। तो भाई डैफोडिल्स भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, टिंटन एबी भी इन्होंने लिखी है एंड द सोलिटरी रीपर्स भी इन्होंने ही लिखी है, लेकिन लव्स फिलोसफी इन्होंने नहीं लिखी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसने लिखी है लव्स फिलोसफी, इट वाज रिटन बाय पीबी शैली। किन्होंने लिखा है इसको? पीबी शैली ने लिखा है इन्होंने। और पब्लिश किया है पब्लिश किया था इसको 1819 में, जो कि बाय ली हंट ने इनको क्या किया था? इसको पब्लिश किया था। ठीक है, कि यानी कि इसके द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था लव्स फिलोसफी को। ठीक है, जो कि पीबी शैली ने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अक्यूट। यहाँ पर अगर हम बात करें इन विच वर्क, यानी कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो लाइन यहाँ पे स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि ली गई हैं, तो किससे है ये? द रिक्लूज से है, इमोर्टलिटी ओड से है, टिंटन एबे से है, या द प्रेल्यूड से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा टिंटन एबे। तो टिंटन एबे से ही अगर हम बात करें स्टिल सैड, यहाँ पे स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यानी कि ह्यूमैनिटी, यहाँ पर ये जो लाइन आपको देखने को मिलती है, तो ये टिंटन एबे की लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा और लाइक भी करते रहिए भाई, मोटिवेट, ठीक है, करते रहिए आप भी हमें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए अच्छे से मेहनत करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिलता है कि फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। आपको यहाँ पे बताना है कि फॉर हुम डिड विलियम्स वर्ड्सवर्थ स्पीक, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक करते हैं। ठीक है, इन फेमस लाइन को द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड 12 अपार्ट। यहाँ पर ये लाइन, आई होप ये क्वेश्चन देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा, ये आपके लिए ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा। तो क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, जॉन गोल्सवर्दी, या फिर एडमंड स्पेंसर हो जाएंगे। तो किसके लिए यहाँ पे लाइन लिखी गई है, किसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उसको डेडिकेट किया है? तो किसको किया है भाई? जॉन मिल्टन को किया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दीज लाइन्स अपेयर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ फेमस पोयम, जो कि इनकी फेमस पोयम है लंदन 1802, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो कि जॉन मिल्टन को उन्होंने क्या किया? डेडिकेट किया है। पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था इन पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स के नाम से, जो कि 1802 है। ही स्पीक्स दिस लाइन फॉर जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन के लिए यहाँ पे उन्होंने इस लाइन को बोला है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर से एक क्वेश्चन आया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो भाई बताइए, द थॉर्न बिल्कुल लिखा गया है, बाय हॉर्न, चलो देखते हैं।
द इडियट बॉय उनके लिए उन्होंने लिखा है, ठीक है। सिमोन ली भी उन्होंने लिखा है। तो आप इससे अंदर पहले तो आप उन सबको निकाल सकते हैं, उन 3 को निकाल सकते हैं जो आपको लग रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। भाई द थ्रोन भी उन्होंने लिखी है, द इडियट बॉय भी उन्होंने लिखी है, सिमोन ली भी उन्होंने लिखी है, लेकिन बायोन नहीं लिखी है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब तो फिर लिखा किसने है, ठीक है। बायोन को किसने लिखा है, इज अ नोवेल, ये एक नोवेल है जो कि रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। किसने लिखा है इसको, गाल्सवर्दी ने लिखा है, जॉन गाल्सवर्दी। और कब इसको पब्लिश किया गया था, 1917 में उसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और किसने लिखा था, जॉन गाल्सवर्दी ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच 2 वर्ड्स राइम इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स। यहाँ पर आपको एक डैफोडिल्स जो हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है उन्होंने लिखी है डैफोडिल्स। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि 2 लाइन जो 2 वर्ड है राइम के, है ना, इन द लास्ट लाइन, यानी कि लास्ट लाइन के लास्ट में, जो कि फर्स्ट स्टेंजा, स्टार्टिंग का जो स्टेंजा है उसमें अगर हम बात करें, जो लाइन खत्म होती है, राइम जो हम करते हैं, लाइन को राइम करती है जो, उसमें अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ड, और आपको यहाँ पे बताना है कि लास्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड आप उस यहाँ पे क्या है, स्टेंजा, जो कि फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड क्या देखने को मिल जाता है आपको डैफोडिल्स में, ठीक है। फ्लोटरिंग एंड डांसिंग देखने को मिलता है, यानी कि स्टार्टिंग में फ्लोटरी होगा, या दूसरी लाइन में आपका डांसिंग होगा, या फिर फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे आई देखने को मिलेगा और लास्ट में लाई देखने को मिलेगा, या फिर ग्लेंस आपको फर्स्ट में और सेकंड में डांस मिलेगा, या फिर फर्स्ट में ट्रीज एंड सेकंड में आपको ब्रीज देखने को मिलेगा। तो किस में मिल जाएगा भाई आपको, हमारा जो डी आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें द लास्ट ऑफ लाइन द फर्स्ट स्टेंजा, जो कि पहले स्टेंजा का फर्स्ट लाइन अगर हम बात करें यहाँ पे, उसमें हमें देखने को मिलता है, देखो ये लाइन मैंने ली है यहाँ पे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ये आपको देखने को मिलती है, जो कि इसकी पहली लाइन की यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट वर्ड है। एंड फ्लोटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो फ्लोटरिंग एंड डांसिंग तो स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन ब्रीज की हम बात करें तो ये हमारा लास्ट में आ रहा है यहाँ पे। तो उस यहाँ पे 2 फर्स्ट स्टेंजा जो हमारे सामने देखने को मिलते हैं, उनके लास्ट वर्ड, पहला ट्रीज आपको देखने को मिलता है एंड सेकंड आपको ब्रीज देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखें। 2 राइम वर्ड्स जो कि राइम करते हैं, ट्रीज एंड ब्रीज, हमें देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल्स, फिर से डैफोडिल्स पर आया है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं डैफोडिल्स को आ होस्ट, यानी कि आ होस्ट उन्होंने बोला है। तो होस्ट हेयर मीन्स, होस्ट का मीनिंग क्या है, होस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्या मीनिंग है, समवन हु एंटरिंग, ठीक है, एंटरटेन्स बाय यानी कि इनविटेशन a whole army of flowers and unruly covered of passes by, या फिर an organize that harbors another inside। तो यहाँ पर हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो होस्ट का जो मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, आ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर होस्ट देखने को, आपको होस्ट का मीनिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके आज के आपके क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट सीरीज में लेकर आई थी आप सभी के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने अच्छे से इन क्वेश्चन का आंसर भी दिया होगा। ऐसी ही तैयारी हम करते रहें ताकि हमारा जो यानी कि हमारी जो अगर हम बात करें जो हमारा स्कोर है वो अच्छा हो पाए, और हमारा जो वे है तैयारी करने का वो बीच में एक मतलब गड़बड़ाए नहीं। ऐसा ना हो कि आप बीच में आज तैयार कर लिया कल नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं चलेगा, है ना। हमें कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, तभी तो हम तैयार कर पाएंगे ना, तभी हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और हमारा जो जुलाई में एग्ज़ाम है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बीच में सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे तैयारी, आराम से कर लेंगे। नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर ऐसे ही कल पे ही हम निर्भर रह जाएंगे, कल फिर कल ऐसे ही हो जाएगा। तो कल पे नहीं छोड़नी है चीज़ें, हमें अपने वे को एक अच्छे वे में तैयार करते हुए चलना है, अपने उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जो चीज़ें अब हम मतलब हम छोड़ रहे थे उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। जो चीज़ें जो पॉइंट हमारे छूट रहे थे उन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए एक अच्छे लेवल्स पर हम तैयारी करते रहे अपना, ताकि हमारा स्कोर बहुत अच्छे लेवल पर हो।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी करते रहेंगे अच्छे से, एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ अपनी तैयारी को आप जोर शोर से करते रहेंगे। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, ताकि हम सभी अच्छे से तैयारी करते रहें और मोटिवेट होते रहें। डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी करते रहना है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।